तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले 2 दिनों से तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम अलग अलग जगहों पे, जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर जगह बस एक ही खबर, एक ही न्यूज़, कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में वीडियोज़ कि अगर आप उसको देख लें तो देखने के बाद 3-4 घंटे तक आप हो सकता है सदमे में चले जाएं। खासकर जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके सामने तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जिसको शायद कोई साधारण इंसान देख ले तो 2-4-6 दिनों तक वो खाना ना खा पाए, डर जाए। छोटा मोटा बच्चा देख ले तो शायद अपनी माँ के पल्लू को ना छोड़े। अब ये तमाम चीज़ें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में बात हम सभी कर रहे हैं, हम सभी जान रहे हैं, कहीं ना कहीं से उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस हादसे के पीछे असली गलती किसकी थी, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 2-3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था और किसकी गलती है, ये एक रहस्य है। तो क्या कुछ हुआ था, पहले इसको जान लेते हैं, फिर गलती क्या है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे और कैसे इन हादसों से बचा जाए इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिर अब इस दुख भरी कहानी को सुनते हैं। कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो है जयपुर अजमेर हाईवे। इस हाईवे पे 20 तारीख की बात है, 20 दिसंबर साल 2024, यानी आज से 2 दिन पहले। भाकरोटा एक जगह है। अब हाईवे का मतलब ही स्पीड फिक्स होती है कि आप इससे तेज नहीं चल सकते, और भी एक दूसरी चीज़ होती है कि आप इससे धीमे भी नहीं चल सकते। बहुत ज़्यादा आप धीमे चलेंगे तो वो भी नियमों का उल्लंघन होगा, उसके लिए भी आपका चालान कटेगा। तो इस वजह से गाड़ियाँ लगभग 80-90 लगभग यही रफ्तार, कुछ और बोर्ड लगे होते हैं कि इतने मीटर की दूरी बनाए रखें, लेकिन ये तमाम चीज़ें आदमी ध्यान नहीं देता। बस इतना ध्यान देता है कि हाँ ओवर स्पीड ना हो। स्लो तो कोई चलना ही नहीं चाहता हमारे हिंदुस्तान में, ये भी एक बड़ा अजीब फैक्ट है। स्लो चलने पर बेइज्जती भी लगती है। तो वक्त लगभग 5:40 के आसपास इसी भाकरोटा जगह पे, इसी जयपुर अजमेर हाईवे पे एक कट है। अब कट का मतलब ये है कि अगर आप गलती से किसी दूसरे लाइन से आ रहे हैं और आपको कहीं और जाना है, या फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ के लिए उतरने की व्यवस्था जिस डायरेक्शन से आप आ रहे हैं उस डायरेक्शन पे ना हो कि अगले वाले डायरेक्शन पे, या फिर आप जिधर से आ रहे हैं और आपको कहीं और जाना है, बीच में फिर रुकना भी है, तो बीच में रुकने के लिए आपको जिस जगह पे जाना है तो बीच में कट दिया होता है। मान लीजिए आप पूरब से पश्चिम जा रहे हैं, उस पश्चिम में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं रुकना है, तो ऐसे हाल में फिर वो कट को आपको क्रॉस करना होगा, यू टर्न लेना होगा। उसके बाद फिर आप नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद फिर आपको जहाँ जाना होगा आप जाएंगे। अगर मैं आप सीन को सही समझा पा रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ही लगभग 5:40 के आसपास इस हाईवे से एक टैंकर घूमता है, यानी यू टर्न लेता है। अब यू टर्न लेने के दौरान आदमी यही प्रयास करता है कि शुरुआत में धीरे धीरे आगे बढ़े, यानी जहाँ पे कट है वहाँ से थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर जब उसका मुंह घूम जाए तो चूँकि ट्रैफिक न बाधित हो, किसी को कोई दिक्कत न हो, आदमी ये प्रयास करता है कि फिर स्पीड में हम निकाल लें। ये टैंकर वाला भी इसी फिराक में था, धीरे धीरे घूमता है, मुंह लगभग सीधा होता है, उसके बाद स्पीड भरने की कोशिश करता है, लेकिन चंद सेकंड वो लेट हो जाता है। पीछे से आता हुआ एक ट्रक अचानक से उसको ठोक देता है, क्योंकि ट्रक की भी अपनी एक स्पीड थी। अब कोहरा था, इस वजह से वहाँ पे कुछ दिखा नहीं, या फिर क्या था इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये ट्रक हिट करता है, हिट करने के बाद अचानक से टैंकर के 5 नोजल टूट जाते हैं। जब नोजल टूटते हैं, टैंकर में जो कुछ था वो बाहर रिसने लगता है। तब जाके पता चलता है कि इस टैंकर में एलपीजी गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर कुकिंग गैस जो हमारे सिलेंडरों में भरी जाती है वो पूरी तरह भरा हुआ था। जैसे ही 5 नोजल टूटते हैं, अंदर इतना प्रेशर था कि प्रेशर से ही वो गैस फिर बाहर आती है। लगभग चंद सेकंडों में 18 टन के आसपास जो गैस थी वो लीक हो जाती है। अब गैस लीक हुई और हम सभी जानते हैं कि एलपीजी का जो जलने वाला टेम्परेचर होता है लगभग 60 डिग्री के आसपास होता है।
तो ऐसे हाल में जैसे ये लीक होती है, आसपास की गाड़ियों के इंजन गर्म थे और भी वायुमंडल प्रेशर में भी वो दबती है, ऊपर जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसी दौरान किसी ज्वलनशील चीज़ के संपर्क में आती है। नैनो सेकंडों में फिर पूरी गैस यानी 18 के 18 टन गैस जो थी वो जल जाती है। अब 18 के 18 टन गैस जब जलती है, आसपास जितनी गाड़ियां थी फौरन उसकी जद में आती हैं। एक बम जैसे गिरता है वैसे ही ब्लास्ट निकलता है, धुआं निकलता है, आग निकलती है और उस आग के गुंबद के चंगुल में लगभग 25 से 30 गाड़ियां तुरंत आ जाती हैं और अभी भी गैस धीरे धीरे रिस रही है। अब जैसे ही ये चंगुल में गाड़ियां आती हैं, गाड़ियों के अंदर जो लोग फंसते हैं, आसपास इतनी आग वो देखते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि गेट खोल के बाहर निकलें या फिर अंदर रहें, क्या करें। इतनी ही देर में इन गाड़ियों की भी टंकियां गर्म होती हैं, उनके भी पेट्रोल में ब्लास्ट होता है, ये गाड़ियां भी जलने लगती हैं। जो लोग अंदर थे वो अंदर ही जल जाते हैं, जो लोग भागते हैं वो बुरी तरह झुलस जाते हैं। किसी की 80%, किसी की 90% बॉडी जल जाती है। एक बस खड़ी थी, बस में भी लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी नहीं भाग पाते। कई और लोग खड़े थे, वो भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि ये सब कुछ सेकंडों में ही हुआ था, महज 1 से 2 सेकंड के अंदर, तो कोई भी नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है, क्या करना है। जितना जिसका क्विक रिएक्शन हो पाया, जो समझ पाया जिधर भागना है भाग पाया, लेकिन जो भी जद में आया या तो मारा गया या तो बुरी तरह जल गया। 15 से 20 लोग तो एक सैनी परिवार के पास भागते हुए जा रहे थे। परिवार वाले अपना गेट खोलते हैं, फौरन इनको बुलाते हैं। ये लोग लगभग जल चुके थे, चमड़ा झुलस चुका था। इनको सीढ़ियों के माध्यम से जो सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे लाया गया। सीढ़ियाँ कुदा कुदा के, सीढ़ियों पर रख रख के, चूँकि एम्बुलेंस ये तमाम चीज़ें वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती थी इतना जल्दी। और जितने भी लोग झुलसे थे, किसी के पास 5 मिनट वक्त था, किसी के पास 10 मिनट। फौरन पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को फ़ोन गया, एम्बुलेंस को फ़ोन गया, गाड़ियाँ आती हैं, बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आग इतनी भयानक थी, 1 किलोमीटर दूर से आग देखी जा सकती थी। 100 मीटर ऊंची लगभग लपक उठी थी। चारों तरफ जहाँ जहाँ गैस महक रही थी वहाँ वहाँ आग लगने की संभावना थी। लोग करीब भी नहीं जा रहे थे कि न जाने कौन सी गाड़ी अब ब्लास्ट हो। गाड़ियों के सिर्फ लोहे दिख रहे थे। आग की तपन इतनी ज़्यादा थी कि फायर वर्क करने वाले भी लोग भी डर गए थे। घंटों तक मशक्क़त की गई। 18 से 20 एम्बुलेंस वहाँ पे गई, लोगों को निकाला गया, बचाने की कोशिश की गई। तमाम लोगों को जैसे तैसे हॉस्पिटल लेके जाया गया। कुछ नहीं पता कौन जिंदा है कौन मर गया। आसपास के कुछ लोगों ने मदद की। उसके बाद सुबह होती है। सुबह होते होते हॉस्पिटल डिक्लेयर कर देता है कि लगभग 14 लोगों की मौत हुई है और 45 के करीब सीरियस घायल हैं। अब 14 लोगों का नाम जब निकल के सामने आया तो फिर सवाल ये था कि 14 लोग हैं कौन कौन, क्योंकि लाश में सिर्फ कंकाल बचे थे। 14 लोगों के घर वालों को ढूंढना, 14 लोगों के परिजनों से संपर्क करना एक बहुत बड़ा टास्क था। लिहाजा पुलिस वालों ने अभी पता करना शुरू किया कि आखिर इस हाईवे के पास कौन कौन लोग सफ़र कर रहे थे। तमाम लोगों को सूचना दी। व्हाट्सएप ग्रुप और न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये खबर चलने लगी कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। सुबह होते होते उनके घर के लोग या फिर वो सदस्य जो उस रास्ते से आने वाला था, वो शख्स जो अभी तक घर पे नहीं पहुंचा है, ये तमाम लोग जैसे तैसे करके फिर भाग के पुलिस वाले पास आते हैं। उनसे कहते हैं कि साहब हमारे घर का कोई गायब है, लेकिन अब शिनाख्त कराएं कैसे। जैसे तैसे करके शिनाख्त वगैरह कराने की जब कोशिश की गई तब पता चला कि 14 नहीं बल्कि 13 लोगों की मौत हुई है। दरअसल पोटलियाँ अलग अलग हो गई थी, किसी का सर अलग था, किसी का कुछ और अलग था। ऐसे हाल में पुलिस वालों को लगने लगा कि लाशें अलग अलग हैं, यानी कई लाशें ऐसी थी जो एक पीस में थी भी नहीं, कई टुकड़ों में टूट चुकी थी। इसके बाद पूरे इलाके में, देखते देखते पूरे प्रदेश में, फिर देखते देखते पूरे देश में, फिर पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। इतना बड़ा घटना, इतनी बड़ी घटना की बात हमारे हिंदुस्तान में इससे पहले नहीं हुई थी। खासकर रोड एक्सीडेंट में इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हुई थी। फ़ौरन जो गवर्नमेंट है वो आगे आती है। जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने 5 लाख रुपए मरने वालों को देने का वादा किया।
सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने कहा कि हम भी 2 लाख रुपए देंगे, और भी कुछ इधर उधर से फंड, डोनेशन, ये तमाम चीज़ें आने लगी। लेकिन आखिर बड़ा सवाल ये है कि ये हादसा हुआ कैसे? क्योंकि जो हुआ उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें तो ऐसे न जाने कितने हादसों से हम बच जाएंगे। तो इसके बारे में जब थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की गई तो कुछ चीज़ें पता चली। आमतौर पे जितने भी हाईवे हैं वहाँ पे जो यू टर्न होता है, ये यू टर्न दूर से दिखता ही नहीं है। गाड़ी अगर टर्न ले रही है तो ऐसे हाल में ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पे यू टर्न है, लेकिन अगर अचानक से कोहरा हो और गाड़ी यू टर्न ले रही हो तो आदमी के पास बचने का या फिर जानने का कोई ज़्यादा चांस नहीं होता कि यहाँ पे यू टर्न है। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टैक्स के मामले में हमारा हिंदुस्तान डिक्टेटरशिप पे है इस समय। इतना टैक्स सड़कों पे लगता है, आप गाड़ी लेंगे तो टैक्स लगेगा, उसके बाद सड़क पे आएंगे तो रोड टैक्स लगेगा, आगे बढ़ेंगे टोल टैक्स लगेगा, सर्विस कराएंगे वो सर्विस टैक्स लगेगा, इंश्योरेंस कराएंगे उसमें टैक्स लगेगा, फिर बेचेंगे तो फिर 18% GST। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं एक सड़क है, अगर कोई उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, अकबरपुर, फैजाबाद, इन तमाम जगहों के बारे में जानता है, अयोध्या के बारे में जानता है, तो एक हाईवे निकला है सुल्तानपुर टू अकबरपुर टू टांडा, और वहीं से फिर ये आजमगढ़ की तरफ जाता है। 60 किलोमीटर या फिर 70 किलोमीटर के उस रास्ते के लिए 60 रुपये टैक्स देने होते हैं, और उस रास्ते पे अगर आप 30 की स्पीड से ज़्यादा चल के दिखा दें तो शायद 1500 इनाम आप हमसे ले सकते हैं। इतनी बदहवास सड़क है, इतना बदहाल है उसका, इसके बावजूद भी 60 रुपये, और आप जितनी बार जाएंगे उतनी बार आपसे लिया जाएगा। तो जहाँ पे इतने पैसे लिए जाते हैं वहाँ पे सुविधाओं के नाम पे क्या है? अगर यू टर्न पे कुछ ऐसी हाई बीम की लाइटें लगा दी जाएं जो दूर से दिखती रहे, ये कंफर्म हो जाए कि कोई गाड़ी आगे से मुड़ रही है, कोई टेक्नोलॉजी लगाया जाए या कोई बिलबोर्ड लगा दिया जाए, तो ऐसे हाल में यह हादसा ना होता। कोहरा था, ड्राइवर को दिखा नहीं। आदमी की मसल्स मेमोरी भी उसी हिसाब से काम करती हैं जितना वो एक्टिव हो। लगातार जो कई घंटे से ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसको नहीं याद था कि आगे मोड़ हो सकता है, और फिर इतने लोग की जान गई। एक तो रिटायर्ड IVS था, एक बेचारी की इसी फरवरी में शादी होनी थी, कई माहों के गोद सूने हो गए, कई बहनें अब तरसेंगी कि राखियाँ कहाँ बांधे। 10-15 दिन बाद फिर हम लोग भूल जाएंगे, बस परिवार इन घटनाओं को याद करके रोएगा। तो बड़ी गलती रोड प्रशासन की भी है। आप इतने पैसे लेते हैं, इतने टोल लेते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे आप मैनेज करवाएं। 5 लाख 7 लाख देने से कुछ नहीं होगा। खैर, एक बहुत विभत्स ये घटना थी, 13 लोगों की इसमें जान गई है, अभी भी कई सीरियस इंजर्ड हैं, उनका क्या होगा ऊपर वाला ही मालिक है, बाकी देखते हैं। तो फिलहाल एक अजीब घटना की ये कहानी थी। अब आते हैं कल के सवाल जवाब के सिलसिले पे। चूँकि मैंने कहा था कि मैं सवाल जवाब करूँगा, मैंने सवाल पूछा था कि जो अतुल सुभाष, जिनसे पूरा देश एक संवेदना रखता है, उन्होंने एक धारा का जिक्र किया था, तो वो कौन सी धारा थी? तो इस सवाल जो मैंने पूछा था इसका सही जवाब दिया है सैन खान जी हैं, आलम खान जी हैं, मनीष वर्मा जी हैं, हरविंदर सिंह जी हैं, प्रदीप तोलानी जी हैं और विनोद कुमार जी हैं, CM शर्मा जी हैं। ये तमाम लोग हैं। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। इस सवाल का सही जवाब है कि धारा 498A, एक ऐसी धारा जिसमें सबूत भी बहुत कम होते हैं, सुराग आप पता नहीं लगा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होती नहीं है, जो कुछ भी है वो महिला के बयान पे ही डिपेंड करता है। अगर महिला ने कहा कि 10 साल पहले मुझे पीटा गया था, आप चाहकर भी कैसे प्रूव करेंगे कि नहीं पीटा था आपने? और महिला को ये प्रूव भी नहीं करना है कि पीटा गया था, उसने कह दिया तो कह दिया। तो एक टाइम पे इस धारा को महिलाओं के हित की रक्षा के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। लेकिन आज एक ऐसी धारा है जो आप चाहे जब जिसके ऊपर लगा दें, कोर्ट उसको बुलाती रहेगी, आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव करते रहें, बताते रहें कि मैंने नहीं पीटा था। महिला से आप पूछेंगे कि सबूत क्या है, महिला फिर ये कह देगी कि मुझसे दहेज मांगा गया। अब दहेज आपने मांगा या नहीं मांगा, इस बात का क्या सबूत है? महिला ये कोर्ट में कह सकती है कि मुझसे इस चीज़ की डिमांड की गई, मैंने मना किया तो मुझे पीटा गया। महिला ये कह सकती है कि मुझे बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स किया गया, ये फोर्स किया गया कि बेटा ही हो बेटी ना हो, मैंने कहा मुझे बेटी चाहिए तो इस बात के लिए पीटा। यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा केस है, अगर सच में देखा जाए हो भी रहा है तो इसका क्या प्रूफ है, अगर पहले कभी हुआ है?
पहले नहीं हुआ तो इस बात का भी क्या प्रूफ है। ये तमाम धाराएं जो बनी है सरकमटेंशियल चीज़ों पे बनी है और बस रूढ़िवादी इसमें फैसले होते हैं। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया उन तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब एक दूसरी धारा के बारे में बात करते हैं और इसका जवाब जिसको पता हो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आखिर 308 क्या है। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कल मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, और इससे कैसे बचा जा सकता है ये भी बता सकते हैं आपको। तो थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।